सो नेक्स्ट इज व्हाट, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, इन एवरी ट्रांजेक्शन वेदर इट इज द सेल परचेज सेल, देयर मस्ट बी द ट्रांजेक्शन मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये तो है ही है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल परचेज का, ठीक है। इफ इट इज द मॉर्गेज, अगेन देयर इज ए कंसेंट, एलिमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज, वेदर इट इज लीज सेल मॉर्गेज वेदर। यहां पर स्पेशली लिखना पड़ा, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी। क्यों यहां पर, क्यों? बिकॉज वो कुछ दे नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए ऋषभ को है, ऋषभ से मैंने कहा कि ऋषभ ये लो चाबी, मर्सिडीज आज से तुम्हारी हुई, सही है। अब मान लीजिए उसने एक्सेप्ट नहीं करा उस समय, तो यहां पर एक्सेप्टेंस को हमने क्यों वैल्यू देनी पड़ रही है? बिकॉज ऋषभ को कुछ देना नहीं था मुझे, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं भी देना है तब भी मैं उसकी जबरदस्ती जेब में नहीं लेनी पड़ेगी तुम्हें। अरे नहीं ऋषभ, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। कह रहे सर मुझे नहीं चलानी, नहीं लेनी है मुझे। तो अंटिल ही एक्सेप्ट्स, और मान लीजिए उसने नहीं ली, मैंने चाबी वापस रखी जेब में, अपनी कोचिंग में आके बैठ गया। अब ऋषभ को समझ में आया कि यार ये क्या कर डाला, आई भाई अपॉर्चुनिटी निकाल दी हाथ से। क्लेम करता है कि सर लाइए चाबी। भाई कैसी चाबी? यू डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रांसफर, सॉरी यू डिड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट, therefore the gift is now void, you have no right over that, so it must be, it is, ध्यान रखना, gift must be accepted by the transferee as well। इसमें खास बात क्या है, जरा ध्यान लगाइए इस वजह से। दिस इज property cannot be given to a person even in gift against his or her consent। if someone is not ready to take the gift, you cannot forcefully give him that property। समझ गया? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, द एक्सेप्टेंस में इधर भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस इंप्लाइड आप सब समझते हैं। एक्सप्रेस का मतलब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा जल्दी से, जो इजी पॉइंट्स है। एक्सप्रेस का मतलब व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग ईदर इन राइटिंग और इन वर्ड्स, वर्ड्स के फॉर्म में आप लोग करें हाँ यस आई एक्सेप्टेड, फाइन। बट कंडक्ट की बात है, इंप्लाइड कंडक्ट, इंप्लाइड कब होती है? when it is inferred from the conduct of the donee, मतलब जब हम जो अदाता है डोनी है उसके आचरण से, conduct means आचरण, when we infer from the conduct of the donee, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए जो भाई साहब है हमारे धनंजय जी हैं, धनंजय को मान लेते हैं, है ना। धनंजय भाई साहब हैं, धनंजय जो भाई साहब हैं इनका एक मैट्रिमोनियल बातें चल रही है कि शादी की बात चले, लड़की देखने गई, है ना। अब लड़की, सारी बातें हो गई, ट्रे भी आ गई, कॉफी भी आ गई, पी भी ली, बात भी कर ली, सारी बातें हो गई। फिर लड़की से पूछा गया बताओ मन है तुम्हारा शादी करने का इनसे? तो लड़की ने कुछ एक्सप्रेस नहीं कहा, कहा नहीं कि यस और नो, जैसे पुरानी फिल्म में दिखाते हैं। लड़की मुस्कुराई और घर की तरफ अंदर रूम में भाग गए। अब क्या कहेंगे, बड़ी शर्मीली लड़की है, हाँ जी अब बधाई हो मिठाई है सब ये। वॉट इज दिस? दैट गर्ल एक्सप्रेस्ड हर कंसेंट बाय हर कंडक्ट। उसने अपनी एक्टिविटी से, कंडक्ट में उन सर्कमस्टेंसेस से आपने ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, आपसे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ लड़की को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है और शी इज नाउ कंसेंटिंग टू दिस बिकॉज शी हैज। अब दूसरी बात समझ लीजिए, इसी को यही प्लॉट है। फिर लड़की से पूछा गया, लड़की को गुस्सा आया, उसने देखा इसको धनंजय को, और जो ट्रे उसके हाथ में थी पटक दी और फिर घर अंदर चली गई। फिर सेम। अब घर वाले क्या कहेंगे कि भाई साहब फिर कभी सही है, लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने दोनों ही कामों में, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में, दोनों ही प्लॉट्स में ना हां कहा ना ही ना कहा। इट मींस देयर वाज नो एक्सप्रेस कंसेंट or express dissent, but what you inferred from the conduct, and when you do such things, you say it is the case of implied acceptance। so in case of gift also there may be express consent or there may be implied consent। तो implied consent का I hope कि आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे आप कि implied consent का मतलब क्या होता है। बताइए जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ डोनी के उसमें देखिए, डोनी में अब वही बात है, डोनी की एक्सेप्टेंस मस्ट हो गई। अब इट इज नेसेसरी फॉर द डोनी टू एक्सेप्ट द गिफ्ट फॉर ए वैलिड गिफ्ट। नाउ उसी से फिर रिलेटेड क्या नेक्स्ट क्या आया, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अगर वो इनकॉम्पिटेंट होगा,
अगर वो इनकॉम्पिटेंट होगा तब क्या होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा तो फिर वैलिड कंसेंट नहीं होगी, वैलिड कंसेंट नहीं होगी तो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा, और फिर क्या हो जाएगी, ये गिफ्ट क्या कहलाएगी, वॉइड कहलाएगी। अब कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट को अगेन यू विल हैव टू डिराइव इट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सही है। ये फिर आपको 11-12 सेक्शन 11-12 हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो वहां पर आपको पता क्या चलता है, माइनर एंड इंसेन पर्सन, द पर्सन हु इज माइनर एंड द पर्सन हु इज ऑफ इंसेन और द अनसाउंड माइंड, these and or disqualified, these are not competent to contract, so they cannot give consent as well। तो डोंट फॉरगेट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ये राम लक्ष्मण है, ध्यान रखना, है ना, टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट की जोड़ी साथ साथ चलेगी, सही है। और भरत मान लीजिए, शत्रुघ्न मान लीजिए, आप अपने को एसआरए लिमिटेशन, तो जो 3-4 भाई हैं ये इनकी ही रामायण है पूरी सिविल लॉ की, और दशरथ है इनकी सीपीसी, तो सीपीसी के बच्चे चारों सिविल लॉ मूव करता है इस तरीके से, इन सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। सो अगर इनकॉम्पिटेंट है तब क्या होगा, जाहिर बात है, सॉरी, गिफ्ट क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इनकॉम्पिटेंट है माइनर तो किसके द्वारा होगा, द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इफ द गिफ्ट, इफ सम प्रॉपर्टी इज बीइंग गिफ्टेड टू ए माइनर, देन इट इज नॉट कि कभी दी ही नहीं जा सकती, दैट गिफ्ट मे बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट दैट। आई समझ नहीं, तो माइनर के बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति हु इज कॉम्पिटेंट इन दैट बिहाफ कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट। अब इसमें एक बड़ा तोड़ है, ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। अब आ जाइए करण अर्जुन पर आ जाइए, फिल्म करण अर्जुन, शाहरुख खान, सलमान खान और उधर दूसरा विलेन पार्टी। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इसमें। शाहरुख खान, सलमान खान माइनर हैं, सही है, बाप की डेथ हो चुकी है, इनको पता नहीं है। जो विलेन है कहता है यार क्यों दुश्मनी पाल ली इनको, मैं एक काम करता हूं, अपनी कोठी हवेली, इनको कोठी और या हवेली, अपनी हवेली कहते हैं तो फिल्म को देखते हुए, हवेली में इसको गिफ्ट कर देता हूं, इसके बाप को मैंने मारा है तो चलिए थोड़े पाप मेरे धुलेंगे। अब ये तो माइनर है, शाहरुख खान माइनर है, सलमान खान माइनर है, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा उसको। अभी तो चाचा को पटाया कि देखो तुम कॉम्पिटेंट हो, है ना, यू आर द पर्सन इज, दीज 2 किड्स आर माइनर, है ना, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट बट यू कैन एक्सेप्ट, तो चाचा जी आप ही एक्सेप्ट कर लीजिए। चाचा जी ने बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सलमान खान एंड शाहरुख खान, करण अर्जुन। ये हो गया, चाचा जी को भी लगा कि भाई कुछ मिल ही रहा है बच्चों को, जाने वाला तो आएगा नहीं है, तो गिफ्ट ही सही है। अब हो गए करण अर्जुन, बड़े हो गए, है ना, बड़े आगे, उनके अंदर का गुस्सा उबल गया कि एक तो हमारे बाप को मारा, ऊपर से हमें दानी बन के दिखा रहा है, वी आर, तो दे हैव द ऑप्शन टू रिजेक्ट दैट, where the gift is accepted by the guardian or on behalf of the minor, then minor on attaining majority may avoid the gift। this is the question again for your claims, समझे, वो इसको अवॉइड कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट ही वी कंटिन्यू, बिकॉज उसकी अपनी कंसेंट नहीं थी, दैट वाज कंसेंटेड, दैट वाज टेकन बाय द विजडम ऑफ द अदर पर्सन हु वाज एट दैट टाइम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस माइनर हैड द ऑप्शन टू रिजेक्ट दैट, टू अवॉइड दैट गिफ्ट, और यही उसी टू अवॉइड दिस गिफ्ट। और इसी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अगेन वही, आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, इस तरीके से। तो इन लाइनों को मत भूलना, यहीं से आपको टेक्निकल प्रॉब्लम सिविल लॉ की बनाकर दी जा सकती है कि व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ द अवेलेबल विद दिस हुज द माइनर ऑन हुज बिहाफ द गिफ्ट वाज एक्सेप्टेड वंस। समझ में आई बात, हाँ या ना, बोलो, ठीक। सो अब इसके एक स्पेशल केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब समझिए, वेयर द डोनी इज माइनर, प्लीज रीड दिस स्लाइड, वेयर द डोनर इज माइनर बट हैज अटेन्ड द एज ऑफ डिस्क्रेशन। ये शब्द आपको कई बार परेशान करता है, एज ऑफ डिस्क्रेशन। दो बातें देखिए, हैज अटेन्ड द एज ऑफ डिस्क्रेशन, नाउ ही इज स्टिल माइनर, इस पॉइंट को समझिए। एज ऑफ डिस्क्रेशन, एज ऑफ डिस्क्रेशन मीन्स द एज अबाउट 16 and 17 ईयर्स, 16-17 साल की जो एज होती है उसको हम बोलते हैं एज ऑफ डिस्क्रेशन। ही इज माइनर टेक्निकली, बट इस उम्र में फिर भी ये मानते हैं रिलेटिवली
एक अच्छी समझ आ चुकी है उसको, सही है। तो एक पॉइंट तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। नंबर वन, व्हाट द डोनी इज द माइनर बट ही इज ऑफ द एज ऑफ डिस्क्रेशन, मींस ही इज अबाउट 16 to 17 years old. Secondly, who is the donor? डोनर कौन है? डोनर इज द नेचुरल गार्जियन, मदर फादर है ना, नेचुरल गार्जियन है। तो दो कंडीशन हो गई कि जो दाता है, दाता कौन है? वो नेचुरल गार्जियन है। जो अदाता है वो कौन है? वो एक माइनर तो है लेकिन उसकी उम्र 16-17 साल के करीब है। थर्ड पॉइंट, अगर ऐसी स्थिति में साइलेंट एक्सेप्टेंस है, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर साइलेंट एक्सेप्टेंस है तो उसी को यह माना जाएगा कि दिस इज द केस ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ये इम्प्लाइड यानी कि उसने एक्सप्रेस नहीं किया, शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया, चुप रहा केवल। उसको कोर्ट एक केस आया था, इसमें केस का नाम लिख लीजिए, मैंने हालांकि नोट दे चुका हूं आपको, के बालाकृष्ण वर्सेस के कमलाम का केस है। इसमें क्या बात है, पढ़िए फैक्ट्स को। A mother gifted certain property to her minor son 16 years age. So this is the age. Who is gifting? Mother. Mother is gifting. It means she is the natural guardian. Natural guardian mother हो गई। किसको दे रही है? माइनर सन को। एज कितनी है? 16 साल है, यानी कि एज ऑफ डिस्क्रेशन हो गई है। ओके, द पजेशन, लेकिन इसे टेक्निकली बात क्या थी, इसको ध्यान रखना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। द पजेशन एंड राइट ऑफ एंजॉयमेंट रिटेन्ड बाय हर, है ना। ये क्या मतलब है इस बात का? 3-4 पॉइंट स्लाइड में आपके सामने है। फर्स्ट वर्ड, हु इज द डोनर? डोनर इज द मदर ऑफ द डोनी who is minor but the age of 16 years, means his age can be considered to the age of discretion. So a natural guardian is gifting the property to her minor son who is age of discretion. But what is important in this case, possession right, the possession and right of enjoyment was written by her. Possession was not handed over to the minor son. Right of enjoyment was also written by the mother. In that case, Supreme Court held that gift is not revocable. Later on, mother उस gift को revoke नहीं कर सकती हैं कि non acceptance था. It is not the case of non acceptance of the gift by the minor. In such cases, these are the special circumstances. What are the special circumstances? Number one, the mother is the natural guardian, donor is the natural guardian, and the donee is though minor but he is of the age of discretion. So these are the special circumstances. In such cases even the ownership, ये पढ़िए, स्लाइड पढ़िए, अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा है ना, ownership of property by the minor can be presumed by silent acceptance. In such cases this ownership of the property can be presumed by the silent acceptance. समझे? When the boy is educated, he had the knowledge of the execution of gift, and this is just because of non-delivery of the possession and failure to get the property mutated in his favor. इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि he is दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट गिफ्ट, ये इंप्लाइड कंसेप्ट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इसको मैं समझाता हूं दूसरे शब्दों में आपसे, देख लीजिए क्या है ना, कि इन सच केसेस, ये कहना देखिए, फेलियर टू गेट द प्रॉपर्टी म्यूटेटेड, इसको समझिए। म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल, इसको आम शब्दों में बोलते हैं दाखिल खारिज। मींस प्रॉपर्टी आपके नाम पर थी, वो अब मैं आपके नाम की जगह जब मेरा नाम आ जाएगा तो आपका नाम खारिज हुआ, मेरा नाम दाखिल हुआ, दाखिल खारिज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, कि प्रॉपर्टी में मेरे नाम को सब्स्टिट्यूट कराना। कि अगर वो प्रॉपर्टी में वो अभी म्यूटेशन नहीं हुआ था, पोजेशन की भी डिलीवरी नहीं हुई थी, है ना, इससे भी ये दीज आर नॉट द सर्कमस्टेंसेस नेगेटिविटिंग द प्रिजम्पशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो दिस विल बी ए वैलिड गिफ्ट। दीज आर द केसेस ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय द माइनर। और यहीं पर इसी क्वेश्चन के फैक्ट पर या इससे सिमिलर फैक्ट पर आपसे कहीं ना कहीं टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और तरीका वही है जो मैंने समझाया आपको। तरीका क्या है कि आपको इन पॉइंट्स को पढ़ा तो मैंने दिया, समझा मैंने दिया आपको, है ना। नोट जब पढ़ेंगे आपको लगेगा हमें सब कुछ आता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा अभी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन द डोनर इज नॉट नेचुरल गार्जियन। वेरी सिंपल, चलिए बताते हैं। एक स्टूडेंट है, इनका नाम है अर्चित श्रीवास्तव। इनका क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द केस व्हेन द डोनर इज नॉट नेचुरल गार्जियन। इन सच केसेस यू विल हैव टू फॉलो इंप्लाइड कंसेंट। के केस में उसकी कंडक्ट देखी जाएगी बस। ये जो मैंने रूल बताया आपको, ये स्पेशल रूल है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से डिराइव हुआ है कि ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना। अदरवाइज यू विल हैव टू फॉलो द जनरल वो क्या कि अगर आपको लगता है कंडक्ट देखनी पड़ेगी, व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द, व्हाट वाज द कंडक्ट, क्या कहते हैं, कंडक्ट ऑफ द डोनी, और माइनर खुद तो कर ही नहीं सकता बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट, उसके बिहाफ पर कोई एक्सेप्ट करेगा। ध्यान रखना यहां पर माइनर की बात है, तो माइनर इज इनकॉम्पिटेंट हेयर, और उसके माइनर के बिहाफ पर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समझे। अब या वो कंडक्ट के रूप में आ जाए, इंप्लाइड कंसेंट हो, या फिर वो एक्सप्रेस कंसेंट हो, वो अलग बात है। ये स्पेशल केस ओनली इन केस वहीं पर है जहां पर डोनर नेचुरल गार्जियन है और जो डोनी है यहां पर उसके बिहाफ पर कोई नहीं कर रहा है। आप समझिए बात को, यहां पर एक माइनर के बिहाफ पर कौन एक्सेप्ट करेगा, उसके बिहाफ पर कोई ना कोई करेगा, उस कॉम्पिटेंट, तो बाहर से तो कोई आएगा नहीं। आप बात समझ रहे, पूरा समझाता हूं आपको, दोबारा समझ लीजिए कि गिफ्ट के मामले में गिफ्ट विल बी वैलिड, फॉर वैलिड गिफ्ट इट इज नेसेसरी दैट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। डोनी के द्वारा इसकी एक्सेप्टेंस होना मस्ट है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। नंबर वन, डोनी अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो यानी कि ही इज द मेजर एंड सेन, ही इज नॉट इनसेन, देन ही कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट हिमसेल्फ। वो खुद गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। गिफ्ट को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, दो तरीके हो गए। वो क्या है, एक्सप्रेस कंसेंट हो सकती है या इंप्लाइड कंसेंट हो सकती है। इंप्लाइड कंसेंट कैसे होगी, वो सिर्फ कंडक्ट से चलेगा पता। लेकिन जब माइनर है, माइनर के केस में गिफ्ट तभी वैलिड होगी व्हेन इट इज बीइंग एक्सेप्टेड, है ना, बाय समवन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आता नहीं है अभी। अब लेकिन स्पेशल केस यहां पर कौन सा आ गया, स्पेशल केस यहां पर यह आ गया कि यहां पर कोई उसके बिहाफ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये इंप्लाइड कंसेंट का मामला डिराइव किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा जहां पर डोनर ही फैमिली का है, नेचुरल गार्जियन है, तो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आया है और डोनी के बिहाफ पर एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहां पर स्पेशल बात है। आई होप कि समझ में आई होगी बात आपको। ये समझिए इस बात को, वेयर डोनी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माइनर इनसेन, द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड on his behalf by a competent person. Gift must be accepted on behalf of the competent person, but but जब डोनर कौन हो, एनजी हो, नेचुरल गार्जियन, डोनी 16-17 ईयर्स के ब्रैकेट में आता हो, तब ये एक्सेप्शनली यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू एक्सेप्ट ऑन हिज बिहाफ, there will be the case of implied consent in that case। बात समझ में आई आपको। दोनों तरह जनरल रूल बताया, और जो एनसर्कल्ड है ब्लू कलर में, ये आपका एज ए एक्सेप्शन काम करेगा। शिवांशी शर्मा ने कहा, श्रीवास्तव ने, कि इन जनरल केसेस एज ऑफ मेजोरिटी विल बी 18 नॉट 16 और 17। वेरी करेक्ट। एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स ही है। 16 17 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एज ऑफ डिस्क्रेशन। माइनर तो है, मेजर नहीं हुआ है, बट इट इज द एज ऑफ डिस्क्रेशन। बात समझ में आई, पढ़े आगे चलिए। दिस इज नाउ डोनी इज ए juristic person, where the डोनी इज द juristic person, it must be accepted by a competent authority, means representing such legal person। ये समझ सकते हैं आप लोग। जुरिस्डिक्शन पर्सन मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी हुई, कोई एसोसिएशन हुई, उसको भी गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ से जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन करेगा, हु हैज बीन ऑथराइज्ड इन दैट केस, यू कैन से हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दैट केस। कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इन केस ऑफ, अब ये एक बार मैं देख लेता हूं, कुछ समझाना है, वरना तो आप खुद करना। वेयर डोनी इज ए डाइटी मीन्स
आप समझ सकते हैं, कोई मंदिर देवी देवता होते हैं, इट मे बी एक्सेप्टेड बाय हिज एजेंट, उनके एजेंट के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है, जैसे प्रीस्ट हुए या टेम्पल का मैनेजर हो गए, ये कर सकते हैं। नाउ सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए कि टाइम इज इंपॉर्टेंट हो गया अभी ये। सेकंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 122 क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर नंबर 1 एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेन्स, डोंट फॉरगेट दिस। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उनको हाईलाइट कर लीजिए। अभी एक्सेप्टेंस के पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, अभी टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, व्हेन यू शुड एक्सेप्ट इट, है ना। तो नाउ एक्सेप्टेंस का टाइम इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सेप्टेंस का टाइम क्या है? वो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, जब डोनर के जीवन के जीवित रहते हुए ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड सेकंड, व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, जब वो देने के लिए कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल ऑफ गिविंग। देखिए मैं इसको, अब क्लास काफी लंबी खिंच गई तो कुछ काम मैं तेज से पढ़ाऊंगा इसको। गिफ्ट बीइंग बायलैटरल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू लिविंग पर्संस must be completed before the donor dies or becomes incompetent। ध्यान रखना इस बात को, ये कर लीजिए। देखें बिटवीन टू लिविंग पर्संस है ना, ये हम लोगों ने टीपीए में इनिशियल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्यान रखना, एक बार समझाता हूं आपको मैंने। टीपीए इज डीलिंग विद व्हाट? डीलिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, मींस बोथ पार्टीज मस्ट बी लिविंग। टीपीए की एप्लीकेशन फाउंडेशन ही ये है ना, तो इसलिए जरूरी है कि दोनों ही पार्टीज जीवित हों। तो जीवित उसके लिए जरूरी क्या है कि एक्सेप्टेंस जो करेंगे आप वो तब तक कर लेने चाहिए उसके जीवन के उसमें, जब तक वो व्यक्ति डोनर जीवित है उससे पहले पहले आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर ही डाइज और बिफोर ही बिकम इनकॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कर लेंगे आप? यहां तक कुछ समझना तो बताइए, मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा पॉइंट है यहां पर। सो इट इज ऑल अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द गिफ्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों क्लास कर लिया आप लोगों ने और मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आई है नहीं आई। कमेंट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर लेंगे दोस्तों से तो और भी अच्छी बात है। और जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे नोटिफिकेशंस अदरवाइज आप तक पहुंचेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, हम लोग ने कोशिश ये की, हमने कोर्स डेवलप करा है, वो हमारे ऐप पर मिलेगा आपको। विद ही जुडिशियल एकेडमी के एक ऐप पर हम लोगों ने कोर्स डेवलप किया है कि भाई कुछ ऐसा दीजिए स्टूडेंट्स को कि वीडियोस उन्होंने कवर कर लिए हमारे यहाँ से, यूट्यूब से कर लें भले ही वो, लेकिन उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करानी है ना, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उनको लगातार करनी है। वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए उनको हम वो सारे टेस्ट दे दें जिनको हम रेगुलरली आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नंबर 2, हम उनको ऐसे नोट्स दे दें जो वन लाइनर नोट्स होंगे, याद करना आसान होगा। अगर उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही रख लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज को हम लोगों ने डेवलप किया है अपने ऐप पर, और उनकी जो फीस कह लीजिए, जो कॉस्ट रखी है, वो केवल ऐसी रखी जैसे कि आपकी लॉ की बुक्स की आती हैं, 100, 125, 150 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के कोर्सेज हैं वहाँ पर। वो तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।